सो हे ऑल, हेलो, कैसे हो सारे। वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स या भाई। तो जैसा कि आप सबने अभी तक देखा कि हमारी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पूरी प्लेलिस्ट थी वो डल चुकी है। तो अब अगर आपने अब भी नहीं देखी, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे जाके लिखे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स, तो वहां पर आ जाएगी। और वो जरूर लिख देना फिजिक्स या वाइब हमारे चैनल का नाम, तो वहां पर जरूर आएगा। तो अगर आपने वो नहीं देखी अभी तक तो वहां पर जरूर जाके देखें। और अब हम वो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिससे बच्चे बहुत डरते हैं, और असली में वो चैप्टर कैसा है वर्सेस बच्चे उसको कैसे देखते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वो चैप्टर इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन एज अ होल एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो उसमें से क्या होता है, उसमें बहुत सारा कंटेंट है। तो उसमें से एक तो क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं 6 से 8 नंबर के बीच में। तो फिर कई बार बच्चे सोचते हैं छोड़ दें, पर इंटीग्रेशन सिर्फ अपने चैप्टर में नहीं आता, वो अपने साथ साथ एओआई के बीच में भी है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी है। तो अगर आप इंटीग्रेशन छोड़ने का सोच रहे हो तो आप अपने 10, 15 से 16 नंबर उड़ा के चलो पहले ही, अगर आपका इंटीग्रेशन में बेस अच्छा नहीं है। इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है मैथ्स के पर्सपेक्टिव से। अगर आप हाई स्कोर का एम कर रहे हो तो इंटीग्रेशन को पढ़ना, एक तो पहली बात, अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो ये बहुत सिंपल चैप्टर है, और अगर आप इसको नहीं पढ़ रहे तो ये आपकी नींद भी उड़ा सकता है, क्योंकि ये ऐसी चीज है। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता दूं इसके लिए आपको क्या मतलब आना चाहिए इंटीग्रेशन को सीखने से पहले। तो इंटीग्रेशन को सीखने से पहले आपको डिफरेंशिएशन में जो बेस है वो बहुत अच्छा बनाना चाहिए। मतलब आप देखते ही पहचान लो कि किसकी डिफरेंशिएशन है। तो घबराने की बात नहीं है। अगर आपकी डिफरेंशिएशन नहीं अच्छी या नहीं स्ट्रॉन्ग तो इंस्टाग्राम पे इसी यूट्यूब चैनल का एक पेज है फिजिक्स या वाइब, सेम नाम है, उसको जाके फॉलो करना है करो, नहीं करना ना करो, पर वो वीडियो जरूर जाके देखो। वो वीडियो देखोगे आप, डली होंगे वीडियोस डिफरेंशिएशन की, स्वाइप डाउन करके देख लेना इंस्टाग्राम पे पेज पे, वहां पे सब डाला हुआ है A to Z डिफरेंशिएशन का, बेसिक से लेके हाई लेवल तक। तो आपको वो हेल्प करेगा इंटीग्रेशन में। बिना डिफरेंशिएशन के यहां मत आना, कुछ फायदा नहीं होगा। पहले डिफरेंशिएशन का बेस बना के हो। तो चलिए, अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है या आप कॉन्फिडेंट है उसके बारे में, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन के साथ। और वेलकम टू आवर चैनल। चलिए स्टार्ट करें। तो अब जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बताई दी है, इस चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन। अच्छा, अब इंटीग्रेशन मैंने जैसे आपको बोला कि आपको डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। ऐसा मैंने क्यों बोला? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आपस में कनेक्शन है। जो इंटीग्रेशन होती है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। मैंने क्या बोला? जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा है। ये एक छोटी सी स्टेटमेंट बहुत यूजफुल है। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम होता है एंटी डेरिवेटिव। ये आपने अभी तक एनसीईआरटी में ये वर्ड पढ़ लिया होगा। इंटीग्रेशन का दूसरा मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा। एंटी का मतलब होता है उल्टा, डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन। अच्छा, जैसे डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूं, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता था? इसका मतलब क्या होता था? आप मेरी वीडियो जरूर देख के आए, बिना उसके मत आना। वैसे इसका मतलब आपको पता ही होगा। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, ये तो हो गया इसका थ्योरेटिकल मीनिंग। अब इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या था? dy बाई dx का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है? भाई इधर आओ। अगर मेरे पास एक कर्व है कोई भी, मान लो मैंने एक लाइन बना दी, लाइन भी तक कर्व हुई, तो dy बाई dx क्या होगा? इसकी जो स्लोप है, स्लोप क्या होता है? द एंगल विच अ लाइन और अ कर्व मेक विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो आपका एंगल होता है, अगर आप इसका tan ले लो तो वो स्लोप होती है। ये अभी इस चैप्टर में रिक्वायर्ड नहीं, पर फिर भी मैं बता रहा हूं। तो जो आपका m इज इक्वल टू tan थीटा है, m यहां पे स्लोप है, तो हम tan थीटा को ये भी लिख सकते हैं dy बाई dx। तो dy बाई dx का प्रैक्टिकल मीनिंग था कि कोई भी कर्व की वो स्लोप बताएगा आपको एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। बात खत्म। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो आपको किसी भी कर्व या लाइन की स्लोप बता देगा dy बाई dx। ये था डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिकल मीनिंग। खत्म, भूल जाओ।
रिवीजन की तरह की। अब इंटीग्रेशन का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होगा? इंटीग्रेशन का प्रैक्टिकल मीनिंग मैंने बोला, ये देखो सेम, हम सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा रहे हैं, ये x ये मेरा y। इंटीग्रेशन का जो प्रैक्टिकल मीनिंग होता है, मान लो मैंने ये कर्व बनाई है, मान लो ये मेरा पॉइंट था ए पॉइंट, ये मेरा पॉइंट था बी। इंटीग्रेशन, अब मैं बोलूं इंटीग्रेट करो ए और बी पॉइंट के बीच में, तो उसका प्रैक्टिकल मीनिंग पता क्या निकल के आता है? इंटीग्रेशन का प्रैक्टिकल मीनिंग जो होता है वो होता है एरिया, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, एरिया अंडर द, ये हमारी इंटीग्रेशन का प्रैक्टिकल मीनिंग होता है। अगर मैं बोलूं कि ये मेरी कर्व है एक, और मैंने उसको, ये मतलब दो एंड पॉइंट, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, इनके बीच में इंटीग्रेट कर दिया, तो उसका आंसर क्या होगा? एरिया अंडर द कर्व। ये कर्व है, इस कर्व के नीचे नीचे वाला एरिया इंटीग्रेशन का आंसर होगा। इंटीग्रेशन का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है? एरिया। अभी ये बातें आपके लिए जरूरी है भी और नहीं भी, इस चैप्टर में इसका कोई यूज नहीं है, पर अगले चैप्टर में जब आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करोगे उसमें ये बहुत यूज होगा। तो मैं सबसे पहले तो आपको इंटीग्रेशन के बारे में बताया कि ये एंटी डेरिवेटिव होता है। इंटीग्रेशन का जो प्रैक्टिकल मीनिंग होता है, इंटीग्रेशन का जो प्रैक्टिकल मीनिंग है वो है एरिया अंडर द कर्व। मतलब अगर आपने ए से लेके बी पॉइंट के बीच में इंटीग्रेट कर दिया तो आपको क्या देगा? उसका यूज क्या है? आपने क्या तो किया, इंटीग्रेशन चैप्टर है, पर प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है कि अगर ए और बी पॉइंट के बीच में मैंने इंटीग्रेट कर दिया, ए और बी पॉइंट से इंटीग्रेट कर दिया, उसका यूज क्या है? तो ये जो निकल के आएगा वो होगा एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, इंटीग्रेशन का आंसर आपको एरिया अंडर द कर्व देगा। बस इतना ही सी बात थी। प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन यही है कि ये एरिया अंडर द कर्व देता है। बस इसको नोट करना साथ साथ, अगले चैप्टर में इसका बहुत यूज करेंगे। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं डिफरेंशिएशन जरूर दे, क्या ना मैं दोबारा बोल रहा हूं। अब जैसे हम सबको पता है कि अगर मैं बोलूं आपको भाई डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1 होता है, हम सबको पता है। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1 होता है। ये अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं, अगर मैं ये dx को उधर ले रहा हूं तो क्या बनेगा? d ऑफ x। इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू, ये dx हो गया, ये उधर जाके dx हो गया, उधर ले जाओ। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू x उधर चला गया। अब मैं अगर यहां पर लिख दूं, पहली बात आपको एक बताना था कि जो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है वो ऐसा होता है, सांप जैसा। ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, इसको देख के डरना मत। ऐसा एक टाइम आएगा, अभी चाहे आपको ना अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो, एक ऐसा टाइम जरूर आएगा आप इंटीग्रेशन को ओरल सॉल्व कर रहे होगे, आप क्वेश्चन को देखोगे और आपके मन में आंसर होगा, बस कॉपी पे लिखना होगा। इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है। मैं स्लो पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं आपको पूरा फ्लो चार्ट बता देता हूं कैसे चलेगा। पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर होगा बहुत स्लो पेस पे चल रहा होगा। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर हमारी मेन स्पीड बनेगी तब जब आप खुद क्वेश्चंस कर रहे होगे, तब जाके मेन स्पीड बनेगी। अभी लेक्चर की स्पीड होगी स्लो, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। तो अगर आप बोर हो रहे हो तो होना मत, क्योंकि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं। अगर आपको आता भी है तो भी देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x का आंसर होता है 1। तो अगर मैं इसका आपको उधर ले जाऊं, अब मैं यहां पे क्या करूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लिख दूं। अगर मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो जैसे मैंने यहां पे लिखा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो डिफरेंशिएशन, ये जो d है वो डिफरेंशिएशन का साइन है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का साइन आपस में कट हो जाता है। क्यों कट हो जाता है? क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। जैसे x और 1/x है, उल्टा है, x और 1/x है। ये मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, असली में ऐसा नहीं होता, मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि उल्टा है बस। तो अगर मैं इंटीग्रेशन का साइन होगा तो d और इंटीग्रेशन कट जाएंगे, यहां पे क्या बचा x, यहां पे क्या आ गया 1, मतलब यहां पे क्या बचा डायरेक्टली dx। तो ये आपको प्रूफ दे रहा है कि 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगी? x। ये उल्टा हो गया काम। जैसे मैं आपको विद प्रूफ सब बता रहा हूं, ध्यान रखो, आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, थोड़ा ऑड लगेगा। देखो, x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है? 1।
अगर मैं आपको बोलूं 1 की इंटीग्रेशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगी? वो उसका आंसर x है। वो प्रूव हो गया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑपोजिट है एक दूसरे के। ये था वो। अब जैसे sin x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? sin x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है? cos x। अच्छा, sin x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होती है cos x। अब सेकेंड चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, इंटीग्रेशन की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो कैसे होती है। इंटीग्रेशन को हमेशा सबसे पहले नाम देते हैं, i इज इक्वल टू साम। इसके जो अंदर चीज लिखी होगी ना, आपने सिर्फ उसको इंटीग्रेट करना है। आपने सिर्फ उसको इंटीग्रेट करना है, जो इसके अंदर चीज लिखी होगी सांप के अंदर, सिर्फ उसको। और ध्यान रखना कि वहां पर ये चीज, इसका मतलब क्या है। अब हमेशा यहां पे dx नहीं होगा। dx यहां पर जब लिखा आता है उसका मतलब क्या होता है? dx का मतलब होता है, जो d है उसको छोड़ो, जो ये x है, या अगर यहां पे होता y, यहां पे x है, मान लो y वाला बाद में लेते हैं, तो वो कह रहा है जो भी यहां पर चीज होगी उसमें x को वेरिएबल मानते हुए सॉल्व करना है। मतलब x आपका करता धरता है, x के अलावा कुछ भी पड़ा है वो आपको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। मानो फॉर एग्जांपल, अभी देखकर बिल्कुल मत डरना, यहां पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब वो ये बोल रहा है, अब मैं क्या करूं? इंटीग्रेशन हमेशा ये इस चीज के साथ आएगी। अब फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं आपको बोलूं y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy होगा, यहां पे dy होगा। यहां पर dy का मतलब क्या है कि आपने y को एक वेरिएबल समझना है, उसे इज्जत देनी है, y को वेरिएबल समझना है, और y के अलावा कुछ भी है वो एक कांस्टेंट है। तो ये चीज समझ आई, ये चीज जरूरी है साथ में होना इंटीग्रेशन के। चलिए अब इसको छोड़े, अब हम डायरेक्टली देखो, हमने सबसे पहले स्टार्टिंग की, स्लो स्टार्टिंग की, इंटीग्रेशन का मीनिंग समझा। फिर अब हम आ रहे सीधा फॉर्मूलाज पे। मैं आपको और कंफ्यूज नहीं करूंगा, सीधे फॉर्मूलाज। टाइम कम है, प्रैक्टिकल बात होगी, जो यूज है वही काम आएगा। इंटीग्रेशन का साइन बता दिया। अब ये चैप्टर ऐसा है, अगर तो साथ साथ अभी भी कर लिया, अभी भी टाइम है, साथ साथ हो गया तो हो जाएगा, नहीं हुआ फिर ये बहुत परेशान करेगा। इतना सुन लो, परेशान बहुत करेगा ये चैप्टर, क्योंकि हर जगह घुस जाएगी इंटीग्रेशन। और जब इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस ही ना बनते, उस पर टाइम बहुत वेस्ट होता है क्वेश्चंस पे, फिर बाकी पेपर में भी इफेक्ट पड़ेगा आपका। अब हम आ रहे सीधा फॉर्मूलाज पे। जैसे पहला हमारा है 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होती है x। अच्छा, होती है x। अब इंटीग्रेशन जो हमारी है, इससे भी पहले एक चीज बतानी थी, और अभी इसको भूल लो। इंटीग्रेशन जो हमारी है वो दो तरह की होती है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, और दूसरी होती है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। दो तरह की होती है। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? डेफिनेट का मतलब होता है पक्का पक्का, पर्टिकुलर। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमेशा लिमिट्स इन्वॉल्व होती है। लिमिट्स का मतलब क्या है वो भी बताता हूं। इनडेफिनेट में क्या होता है? विदाउट लिमिट्स। विदाउट लिमिट्स। अच्छा, इनका मतलब क्या है? लिमिट्स के साथ, विदाउट लिमिट्स, इसका यूज क्या है? तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है लिमिट्स के साथ है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स है। लिमिट का मतलब क्या है? मानो ये इंटीग्रेशन का साइन है, इतना गंदा होना है, मानो ये इंटीग्रेशन का साइन है, यहां पे मैं लिख दूं 0 और यहां पे मैं लिख दूं 1, तो इस चीज को हम बोलते हैं लोअर लिमिट। मैं यहां पे लिख रहा हूं लोअर लिमिट, ये होती है नीचे वाली लोअर लिमिट होती है। जो ऊपर लिखी है उसे हम बोलते हैं अपर लिमिट, यूएल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अभी मैं दोबारा बोलूंगा, लेक्चर स्मॉल धीरे होगा, पर इसके बाद स्पीड बढ़ेगी। तो इस लेक्चर के लिए सॉरी कि मेरी स्पीड बहुत स्लो है, पर आपको ये चीजें बहुत जरूरी है समझनी। नीचे वाली लोअर लिमिट होती है, ऊपर वाली अपर लिमिट होती है। इनडेफिनेट कौन सी होती है?
विदाउट लिमिट्स वाली। अच्छा, तो अगर आपको इनडेफिनेट आती है ना, इसको अगर आपको सॉल्व करना आता है तो ये अपने आप हो जाती है। क्यों? फिर सिर्फ लिमिट्स आनी रह जाती हैं, वो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए पहले इसको अपना बेस बनाना, इसको स्ट्रॉन्ग करना, उसी के बारे में हम बात करेंगे। अब मैं जाऊंगा फॉर्मूलाज की तरफ। इंटीग्रेशन का मतलब एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव मतलब उल्टी डिफरेंशिएशन। बस 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 बस, इसको नोट कर लेना प्लीज। अब हम जा रहे हैं फॉर्मूलाज की तरफ। ये लिस्ट है फॉर्मूलाज की, इसको बताओ हमने क्या करना है। ये जैसे व्हाइट पेपर आते हैं ना, ये A4 साइज के, ये मेरी एक ट्रिक मान लेना, बाद में थैंक यू बोलोगे। ये एक व्हाइट शीट आती है A4 साइज की, ये मैं जो फॉर्मूलाज लिखवाऊंगा ना, व्हाइट शीट पे लिखना। सुबह उठते ही जौन से सबसे पहले दीवार देखोगे ना, वहां पे लगा देना ये। बस सुबह उठते ही जौन सी सबसे पहले दीवार देखोगे वहां ये लगा देना। ऐसी 3 से 4 या 5 लिस्ट पे बनेगी मैक्सिमम। वो अगर आपने बना के चिपका ली, बहुत सुखी रहोगे, क्योंकि ये फॉर्मूलाज बोलते हैं। अब मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको सच बता रहा हूं। अब हम फॉर्मूलाज का शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेशन के। मैं आपको साथ साथ डिफरेंशिएशन ओरली बताऊंगा, पर इंटीग्रेशन हमारा मेन रहेगा। सबसे पहले हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx। इसको देख के डरो मत, बहुत सिंपल है। x रेज टू पावर n की इंटीग्रेशन dx। dx का मतलब यहां भाई x को वेरिएबल मानो, x को वेरिएबल मानो। अब इसके इंटीग्रेशन का आंसर क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। जो हमारी इंटीग्रेशन होती है, एक पॉइंट मिस हो गया, पहले स्किप हो गया, कि जो हमारी इंटीग्रेशन होती है ना इनडेफिनेट वाली, इनडेफिनेट मतलब विदाउट लिमिट्स वाली, विदाउट लिमिट्स के साथ जब हम इंटीग्रेशन का आंसर देते हैं तो प्लस सी आता है। प्लस सी को हम बोलते हैं, या सी को हम बोलते हैं, यहां सी है हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अच्छा, आपने इसके बारे में बहुत सारी मीम्स भी देखी होगी कई बार, कि चलो छोड़ो उसमें नहीं जाते। सी जो है हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो प्लस सी अगर नहीं लगाओगे तो टीचर को एक मौका मिल जाएगा आपके मार्क्स काटने का। तो यहां पर जरूर लगाना भूल मत जाना प्लस सी। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं कि प्लस सी लगाना भूल जाते हैं। अच्छा, अब मैं इसके एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं, एक दो एग्जांपल्स करेंगे इसकी। ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है इतना, ये प्लस सी तो डालने पड़ेगा। एक्स रेज टू पावर n की इंटीग्रेशन करो, एक्स रेज टू पावर एक ऐड होगी डिवाइड बाय वही पावर +1। जैसे अगर मैं आपको बोलूं एक्स रेज टू पावर 4 dx, तो इसकी इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा? एक्स रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। तो इसका आंसर क्या बना? एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। सिंपल, इसका आंसर यही बना, इसका आंसर तो यही बना, एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। अब एक और एग्जांपल कंसीडर कर लो। एक्स रेज टू पावर 1001 dx, ये एक एग्जांपल कंसीडर कर लो। इसका क्या आंसर होगा इंटीग्रेशन का? एक्स रेज टू पावर 1001 प्लस 1 अपॉन 1001 प्लस 1। इसका फाइनल आंसर क्या हुआ? एक्स रेज टू पावर 1002 अपॉन 1002 प्लस सी। फिनिश, सिंपल। इंटीग्रेशन ऑफ हायर पावर, इसे इंटीग्रेशन ऑफ हायर पावर कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया, उसके साथ की 2 एग्जांपल्स भी डिस्कस कर ली। इसको नोट डाउन करना, और फिर ये 2 आपके लिए क्वेश्चंस हैं। एक्स रेज टू पावर 44 dx की निकालो खुद, और एक एक्स रेज टू पावर 3/2 dx की निकालो खुद। ये खुद निकाल के देखो इनकी इंटीग्रेशन। ठीक है, ये 2 बार आपके लिए छोड़े हैं, इसको जरूर ट्राई करना। सिंपल है, 2 करा दिए, सेम बिल्कुल वैसे ही होगा।
ये फॉर्मूला नंबर 1 है, इसको मैं रब नहीं करूंगा, सिर्फ एग्जांपल रब की जाएगी, फॉर्मूलाज रब नहीं होंगे। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना खुद, उतना कम है इस चैप्टर के लिए। इंटीग्रेशन में आपने 10 क्वेश्चन करके गए, आप 50 भी कर लोगे ना, जब आप पेपर में जाओगे 51st क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन होगा आपके लिए। इतना प्रैक्टिस चाहिए इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के लिए। मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ, सिंपल सा फंडा है। अब हम सेकंड फॉर्मूला की तरफ जा रहे हैं। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, अभी हमने देखा था, होती है x प्लस सी, होती है x प्लस सी, सिंपल। अब इसके बाद हम आ रहे ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन है। जैसे अब यार उल्टा करके देख लो, अगर आपको नहीं विश्वास तो x रेज़ टू n की डिफरेंस इंटीग्रेशन ये है, इसकी डिफरेंशिएशन कर दो, आपके पास x रेज़ टू n आ जाएगा। मैंने क्या बोला, इसकी डिफरेंशिएशन कर दो, आपके पास ये चीज आ जाएगी x रेज़ टू n। इसलिए मैंने बोला था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे हैं। x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1, ये लो ये पड़ी, सिंपल। अब हम यही करेंगे। साइन एक्स की क्या होगी, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। करके देख लो भाई, करके देख लो। इसकी डिफरेंशिएशन कर दो, ये आएगा, उल्टा ही कर दो, या माइनस साइन उधर ले जाओ। कॉस एक्स की क्या होती है माइनस साइन एक्स, ये लो आ गया। कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सॉरी कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारी, साइन एक्स प्लस सी लगाना बिल्कुल मत भूलना। इसकी एक लिस्ट बना लेना, जो सबसे पहली दीवार देखोगे उस नोट के, वहां जरूर लगाना, इसे याद करोगे, इसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट है, सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसका आंसर क्या होता है, tan x प्लस सी। tan x की डिफरेंशिएशन होती है ना सीकेंट स्क्वायर एक्स। उसके बाद हमारे पास आता है सीकेंट x इंटू tan x, dx लगाना मत भूलना, इज इक्वल टू, इसका आंसर होता है सीकेंट x प्लस सी। ये आपको सारे याद होने चाहिए फॉर्मूलाज, बहुत हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हमारे पास क्या है, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का आंसर क्या होता है, dx के साथ माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। कोई फॉर्मूला रहता नहीं है, एक हमारा और रह गया है, एक नहीं एक्चुअली बहुत बढ़िया, अभी ट्रिग्नोमेट्री का एक रह गया। ये देखो ना, 1 2 3 4 5, एक हमारा रह गया है कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स dx, dx dx इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस सी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसकी एक लिस्ट जरूर बना लेना, इसे याद करना, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ये हर चैप्टर का बेस है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि मैंने दोबारा इसके आगे कंटिन्यू करना पर जगह नहीं बची, तो इसको आप नोट डाउन करो, पॉज करो, अच्छे से करो। साइन एक्स की माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x, सीकेंट एक्स इंटू tan x की इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स। फर्दर ये, तो अब मैं इसको जरूर रब, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको प्लीज साथ साथ कर लेना, मेरी रिक्वेस्ट है। अब हम फर्दर जा रहे हैं थोड़े और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की तरफ, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x dx। ये बड़ा प्यारा फंक्शन है। e रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, e रेज टू पावर x। e रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, e रेज टू पावर x प्लस c। इसकी सेम रहती है। फर्दर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स की इंटीग्रेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है
क्यों? क्योंकि ये दिखता बहुत कम है और है भी रेयर ये इसकी इंटीग्रेशन, और बच्चे भूल भी जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो होता है 2√x+c। 2√x+c। अच्छा, अगर मान लो कि आप इसकी इंटीग्रेशन का आंसर भूल गए, इसकी इंटीग्रेशन का मान लो आंसर भूल गए, तो तब क्या करोगे आप? तब क्या करना, 1/√x है तो इसे ये लिख सकते हो 1 बड़ा करके लिखते हैं, इसको आप लिख सकते हो 1/x की पावर हाफ। अंडर रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं, अब ये x हमारा डिनोमिनेटर में है तो इसको न्यूमिनेटर में ले लो, तो क्या बना, x की पावर -हाफ हो गया। अब इसके बाद तो आपको करनी आती है इंटीग्रेशन सॉल्व, इसके बाद तो इंटीग्रेशन आती है आपको सॉल्व करनी, वो x⁻n वाला फॉर्मूला लग के ही हो जाएगा, सिंपल। करूं, ये लो x⁻⁻½ + 1 -हाफ + 1 क्या बना ये x⁻⁻½ + 1, ये 2 इधर गया तो ये क्या बचा, x की पावर हाफ अपॉन हाफ, तो इधर 2 ऊपर आ गया तो इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूं 2√x, और ये तो लिखा है। तो अगर आप भूल भी जाओ इसका आंसर तो प्रूफ भी है, पर इसको डायरेक्टली याद रखना, ये आपका 1 मिनट सेव करेगा। अब हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं पर जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है वो है ये इज इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ x प्लस c। 1/x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x का आंसर है log ऑफ mod ऑफ x प्लस c। सिंपल फंडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो x है इसके बाहर mod क्यों लगा है, आपके दिमाग में ये आया होगा, नहीं आया तो आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, फिर भी मैं बता रहा हूं मॉड क्यों, क्योंकि जो x की लॉग की डोमेन होती है वो पॉजिटिव होती है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। डोमेन क्या होती है, डोमेन का मतलब होता है इनपुट, हम उसमें क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं, हम x की जगह क्या क्या डाल सकते हैं, x की जगह क्या क्या डाल सकते हैं, उसे हम कहते हैं इनपुट, उसे हम कहते हैं डोमेन। तो जो लॉग की डोमेन होती है वो होती है पॉजिटिव, तो इसीलिए हम मॉड लगाते हैं। सिंपल सा फंडा, उसकी जरूरत नहीं थी, बस ये मॉड क्यों लगाया इसलिए बताया। अच्छा, अब a⁻x की इंटीग्रेशन क्या होगी, a⁻x की इंटीग्रेशन क्या होगी, a⁻x अपॉन log ऑफ a प्लस c। अच्छा, उल्टा करना है, ये log ऑफ a का मैं इधर ले रहा हूं, यहां पे क्या बनेगा a⁻x इंटू log ऑफ a, इधर a⁻x अकेला बच गया, a⁻x अकेले की डिफरेंशिएशन क्या होती है, a⁻x इंटू log a। देखा, बोला था ना। अब हमारे रह गए बस 3 फॉर्मूलाज, वो मैं लिखने जा रहा हूं जल्दी से जल्दी, वो जरूरत है अभी कि नहीं, लिख ही देते हैं। 1/√1 - x² dx, ये होता है sin इनवर्स x प्लस c, ये sin इनवर्स x का होता है 1/1 + x² dx, ये हमारा tan इनवर्स x प्लस c, tan इनवर्स x का ये होता है, tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन का आंसर ये होता है। फिर जो इंपॉर्टेंट है और रेयर है, जो बच्चे बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाते हैं, सीकेंड इनवर्स x प्लस c। तो आपने कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, cos इनवर्स का इसके आगे माइनस लगा देना, cot इनवर्स का इसके आगे माइनस लगा देना, सीकेंड इनवर्स का इसके आगे माइनस लगा देना। तो फॉर्मूला तो पूरे हो गए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ।